स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट डाइन पे। आज के इस वीडियो में हम आपको फैक्ट्स के साथ ये बताएंगे कि आखिर क्यों ईवीएम का हैक होना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, अपने देश में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक लोकसभा इलेक्शंस चल रहे थे। लगभग 97 करोड़ भारतवासियों ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया था। पूरे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी सिर्फ इन 3 मशीन के ऊपर होती है। इन तीनों मशीन को कंबाइनली ईवीएम बोला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब दिक्कत वाली बात यह है कि जब भी कोई पार्टी हारती है तो हारने वाली पार्टी ने हमेशा ही ईवीएम पे ये कहते हुए ब्लेम लगाया है कि अरे ईवीएम तो हैक हो गई थी। बटन दबाओ, वोट बीजेपी को जाता है। इसमें 2-4 मशीनें पकड़ी जाती हैं, जब पकड़ी जाती हैं तो कह देते हैं खराब हो गई। हमें पूछना पड़ेगा कि जब भी कोई बटन दबाता है तो बीजेपी को वोट क्यों जाता है? क्या आपने उसको प्रोग्राम कर रखा है? पर क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों ये क्लेम करता है कि ईवीएम मशीन की हैकिंग इम्पॉसिबल है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि क्यों ईवीएम मशीन लाई गई और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, 911 मिलियन वोटर्स रजिस्टर्ड हैं इंडिया के अंदर। इनसे जब बैलेट पेपर के थ्रू वोट डलवाए जाते हैं तो करोड़ों बैलेट पेपर की ज़रूरत भी पड़ती है, जिस वजह से लाखों पेड़ भी कटते हैं और हज़ारों लोग लगते हैं इन वोट्स को काउंट करने के लिए। और जब बैलेट पेपर के थ्रू वोट डलवाए जाते थे तो बूथ कैप्चरिंग का भी बहुत डर रहता था। और इंडिया जैसे देश जहां पर थोड़े थोड़े दिनों में चुनाव होते हैं तो ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए ईवीएम मशीन लाई गई। और फिर जब ईवीएम जैसा फुल प्रूफ सिस्टम अपने इंडिया में है तो कोई बैलेट पेपर का ऑप्शन ही क्यों चुनेगा, जो कि खर्चीला भी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है और जिसकी सेफ्टी भी बहुत कम है। 2014 के इलेक्शंस में वीवीपैट ऐड किया गया डबल वेरिफिकेशन के लिए। वीवीपैट का काम ये है कि जब आप बैलेट यूनिट का बटन दबाते हैं तो वीवीपैट में, जो कि बैलेट यूनिट के जस्ट बगल में रखी होती है, उसमें आपको एक पर्ची 7 सेकंड तक दिखती है, जिसमें आपने जिसको वोट दिया है उसका नाम आपको दिखेगा। आप उस पर्ची को लेके कहीं जा नहीं सकते हैं, बस ये आपको दिखाने के लिए होती है कि देखिए जो बटन आपने दबाया है उसी को ही वोट मिला है। फिर वो पर्ची उसी बॉक्स के अंदर चली जाती है। वीवीपैट के ऐड होने से टोटल 3 यूनिट हो जाती हैं। पहली यूनिट है बैलेट यूनिट, जिसमें आप बटन दबा के फेवरेट कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। दूसरी हो गई वीवीपैट, जिसमें आप वेरीफाई करते हो अपने वोट को। और तीसरी यूनिट होगी कंट्रोल यूनिट। ये यूनिट वहाँ के ऑफिसर्स के पास होती है। इसके अंदर पूरी मशीन की प्रोग्रामिंग और डेटा रहता है। जब कोई वोट देने आता है तो ऑफिसर्स उधर से कंट्रोल यूनिट का बटन दबाता है, तब आपकी मशीन में ग्रीन लाइट जलती है और आप वोट डाल पाते हो। इसका ये भी फ़ायदा है कि वोटर मौका देख के अपनी फेवरेट पार्टी को 10 से 12 बार वोट नहीं डाल सकते हैं। इसको स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट मशीन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ना इंटरनेट, ना वाईफाई, ना ब्लूटूथ और ना ही कोई फ्रीक्वेंसी रिसीवर होता है, ताकि कोई इसमें दूर से छेड़छाड़ ना कर सके। इस मशीन को पूरी तरीके से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। ये पूरे तरीके से इंडियन डेवलप्ड प्रोडक्ट है। इसमें सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम और टेम्पर्ड डिडक्शन प्रोग्राम भी है। मतलब कि किसी भी स्टेज पे कोई भी इसे छेड़ता है या ज़बरदस्ती करता है तो पकड़ में आ जाएगा। अब अगर हम ईवीएम के हैकिंग प्रोसेस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें इस पूरे इलेक्शन में प्रोसेस क्या फॉलो होता है वो समझना होगा। दोस्तों, ईवीएम मशीन का पूरा कंट्रोल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास रहता है। जैसे ही इलेक्शन की डेट आती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया में करता है। जहाँ जहाँ चुनाव होने होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम मशीन को रखा जाता है। ये रूम बहुत ही सिक्योर होता है और इसमें 24 घंटे लाइव कैमरा चलते हैं और इनकी रिकॉर्डिंग्स कोई भी कभी भी आके चेक कर सकता है। और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में होते हैं ये रूम। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है
कि जब इन मशीन्स को इलेक्शन कमीशन ऑफिसर द्वारा स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जा रहा होता है तो उस समय सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स का मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। इन मशीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ईवीएम रैंडमाइजेशन के थ्रू होता है, मतलब कि हर मशीन को सीरियल नंबर अलॉट कर दिया जाता है और कंप्यूटर खुद ही रैंडमली सीरियल नंबर सिलेक्ट करता है और ये डिसाइड करता है कि कौन सी मशीन किस जगह जाएगी। इसीलिए कौन सी मशीन किस बूथ में जाएगी ये पहले से ही किसी को नहीं पता होता। अब इसके बाद वेट होता है इलेक्शन डेट का। जैसे ही इलेक्शन डेट पास आती है ये स्ट्रॉन्ग रूम से निकाल के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचा दिया जाता है जहां भी वोटिंग पड़नी होती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्ट्रॉन्ग रूम में भी वही सेम प्रोसेस फॉलो होता है जो इससे पहले वाले स्ट्रॉन्ग रूम में हुआ था। अब इन मशीन्स को कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्ट्रॉन्ग रूम से पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाता है जहां पे जाके वोट डालने होते हैं, सेम उसी लेवल की सिक्योरिटी के साथ। इन मशीन्स में एक यूनिक आईडी होती है और वो यूनिक आईडी में पर्टिकुलर पोलिंग असाइन होती है। जब ये मशीन वहाँ पहुँच जाती है तो सारे एग्जीक्यूटिव्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके इसको मैच करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ और एग्जीक्यूटिव्स को ये पहले से ही नोट करवा दिया जाता है। अगर एक भी मिसमैच निकलता है तो प्रोसेस को वहीं रोक दिया जाता है। जब मशीन का सेटअप हो जाता है तो वोटिंग स्टार्ट होने से पहले एक टेस्ट होता है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको बुला के हर कैंडिडेट के नाम के सामने वोट डलवाए जाते हैं और वीवीपैट से वैलिडेट किया जाता है। अगर एक भी एंट्री गलती से गलत निकलती है तो पूरा प्रोसेस फिर से वहीं रोक दिया जाएगा। जब सारे पार्टीज़ के लोग और इलेक्शन एग्जीक्यूटिव सहमति बना के अप्रूव कर देते हैं और साइन कर देते हैं तब इसके बाद कहीं जाके वोटिंग स्टार्ट होती है। 15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। ये हम अभी इस सदन के सामने साबित करेंगे। ये वीडियो जो आपने देखी वो 2017 की है, दिल्ली असेंबली की है और जो आपको ये बोलते हुए दिखाई दिए वो सौरभ भारद्वाज हैं। इस वीडियो में दिल्ली असेंबली में सौरभ भारद्वाज ने सबके सामने ओपनली ये क्लेम किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 123414। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करके दिखाया और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करने के कुछ सीक्रेट कोड भी बताएं। अगर आपको बसपा को जिताना है तो अलग कोड है, कांग्रेस को जिताना है तो अलग कोड है, समाजवादी पार्टी को जिताना है तो अलग कोड है। उन्होंने ये भी बताया कि वोटिंग करते वक्त बैलेट यूनिट में अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट करने के बाद अगर उस पर्टिकुलर पार्टी का सीक्रेट कोड आप एंटर कर देते हो तो उस मशीन में आगे आने वाले सभी वोट्स उस एक पर्टिकुलर पार्टी को ही जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आने वाले लोग किस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं और किसको नहीं। मैं बिल्कुल ये बात बता देता हूँ क्योंकि हम इस वक्त एक डेमो ये कर रहे हैं कि कैसे किसी भी पार्टी को जिताया जा सकता है या कैसे किसी भी कैंडिडेट को जिताया जा सकता है। इस पूरे मामले का शॉकिंग पार्ट ये था कि सौरभ भारद्वाज ने जो कुछ करके बताया तो फाइनल रिजल्ट जब मशीन में आया तो वो सब सौरभ भारद्वाज के हिसाब से ही था, मतलब कि ईवीएम हैक हो पा रही थी। मगर इलेक्शन कमीशन ने इस पूरी चीज़ को फर्जी बता दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियरली ये कहा कि सौरभ भारद्वाज ने जो मशीन यूज़ की है वो एक डमी मशीन है। इलेक्शन कमीशन ना तो ऐसी मशीन को कहीं यूज़ करता है और ना ही ये मशीन उनके द्वारा अप्रूव्ड है। ये मशीन स्टैंड अलोन मशीन है, तो ये बात तो साफ है कि ईवीएम को कहीं डिस्टेंस से हैक तो नहीं किया जा सकता। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर ईवीएम मशीन्स का फिज़िकल एक्सेस किसी को मिल जाए तो वो इंसान उन मशीन को टैम्पर तो कर ही सकता है। यहाँ टैम्परिंग का मतलब ये है कि कोई क्रिमिनल कंट्रोल यूनिट को खोलकर उसके चिप के साथ या तो छेड़छाड़ करे या तो उसको पूरी तरह से बदल दे। लेकिन 7 सितंबर 2023 को एक सुनवाई में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को ये एश्योर किया था कि ईवीएम को सिर्फ हैक ही नहीं
बल्कि टैम्पर भी नहीं किया जा सकता। एक ईवीएम मशीन का लाइफ स्पैन 15 साल का होता है। अब ईवीएम का पहला मॉडल साल 1990 में शुरू हुआ था, जो कि साल 2006 में बंद कर दिया गया। 2024 के इलेक्शंस में ईवीएम का M3 मॉडल यूज़ किया गया। M3 मॉडल में टैम्परिंग और हैकिंग रोकने के लिए कई सारे नए फीचर्स भी ऐड किए गए। इस M3 मॉडल को चलिए थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। ईवीएम को हैकिंग और टैम्परिंग से बचाने के लिए इसमें एक खास सिस्टम लगाया गया है। इसे UADM भी कहते हैं, यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूल। इस सिक्योरिटी फीचर में ये एडवांसमेंट की गई है कि अगर कोई कंट्रोल यूनिट को ओपन भी करेगा तो मशीन ऑटोमेटिकली डेड या डिसेबल हो जाएगी। ईवीएम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते वक्त टैम्परिंग से बचाने के लिए उसमें ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी लगाया गया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से ईवीएम की लोकेशन और मूवमेंट कंटिन्यूसली मॉनिटर की जा सकती है। इन सभी सिक्योरिटी इन्हांसमेंट ने मिलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था कि साल 2017 में इलेक्शन कमीशन ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ओपनली ये चैलेंज दिया था कि अगर किसी को लगता है कि ईवीएम हैक हो सकती है तो वो हमारे ऑफिस में आकर ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाए। और इस चैलेंज को सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक्सेप्ट किया था। एक तो NCP यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी और दूसरी CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। मगर जिस दिन चैलेंज था उस दिन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ में कोई भी नहीं गया। जाहिर सी बात है कि अगर NCP और CPIM पार्टी ईवीएम को हैक नहीं कर पाती तो ये उनके लिए बहुत बेइज्जती की बात होती और अगले इलेक्शंस में उनके वोट्स पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता। तो कंक्लूज़न ये निकला है कि टेक्निकली ईवीएम को हैक करना या फिर उसको टैम्पर करना इम्पॉसिबल है। ये सब बातें सिर्फ हार को जस्टिफाई करने के लिए कही जाती हैं, वरना तो ईवीएम को हैक करना ऐसा हो जाएगा जैसे कि किसी ने आपसे कह दिया हो कि उसने कैलकुलेटर को हैक कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।